सो हम बात करते हैं BTUP सिक्स सेमेस्टर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थर्ड चैप्टर क्लाउड कंप्यूटिंग SLA। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 को। SLA स्टैंड फॉर सर्विस लेवल एग्रीमेंट, मतलब कि SLA क्या होता है अगर मेरी लैंग्वेज में समझो ना भाई, तो सिंपल टर्म्स में जैसे आप किसी भी शॉप पे जाते हो एंड आपने समझ लीजिए आपने एक वॉशिंग मशीन लिया, ठीक। आपने वॉशिंग मशीन लिया एंड वो जो प्रोवाइडर जो आपको दे रहा है, जो आपको सर्विस दे रहा है, आप उससे पूछ रहे हो कि भाई मुझे ये बताओ कि ये जो हमारा है, क्या नाम है, वॉशिंग मशीन है, तो इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, इसकी इन्फॉर्मेशंस बताओ, कितने का पड़ेगा ये मुझे, फाइनेंस की बताओ, तो मतलब ऑल इन्फॉर्मेशन। एंड ये भी मुझे बताओ कि कितने देर तक इसकी आप मुझे वैलिडिटी दे रहे हो एंड गारंटी दे रहे हो, वारंटी दे रहे हो कितने साल तक की। तो ये सब जितनी भी ऑल इन्फॉर्मेशन है उसे एक ही जगह पे रिटेन फॉर्म में स्टोर करना, रिपोर्ट करके देना, हमारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहलाता है। अगर हम क्लाउड के भाषा में समझें इसे, तो जब भी कोई यूज़र क्लाउड से कोई भी सर्विस को परचेस करता है तो वहाँ हमें एक रिटन फॉर्म में ऑल इन्फॉर्मेशन दी जाती है एंड जिसे हम SLA कहते हैं। ये प्रोवाइडर और यूज़र के बीच में होता है। बिल्कुल भाई, ये प्रोवाइडर यूज़र के बीच में होगा ही। क्लाउड से हम कोई भी चीज़ें परचेस कर रहे हैं तो वो प्रोवाइडर एंड यूज़र ही करेगा। यूज़र की अगर रिक्वायरमेंट को इसमें लिखा हुआ जो रिपोर्ट होगा जिसमें ऑल इन्फॉर्मेशन शो होगी, अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो जो यूज़र होगा वो सर्विस को पेनल्टी भी कर सकता है एंड उनसे अदर स्टोरेज प्रोवाइड करवा सकता है या अपने जो क्लाउड है उससे मूव कर सकता है। एंड अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ SLA। बेनिफिट ऑफ SLA की बात करें तो इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस, इसमें हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस मतलब हमारे सर्विस की ऑल क्वालिटीज़ के बारे में उसमें दिया होगा हमारे रिपोर्ट्स में। एंड ऑल इन्फॉर्मेशन एंड हमें रिपोर्ट से हमें ट्रस्ट बिल्ड होता है हमारे यूज़र का। एंड फीडबैक की बात करें, जो हमारा रिपोर्ट होगा, जो SLA होगी, एग्रीमेंट साइन होगी, उसमें ऑल फीडबैक लिखा होगा कि कितना लोग ने यूज़ किया, 5 स्टार रेटिंग है कि 3 स्टार रेटिंग है। एंड पेनल्टीज, यूज़र पेनल्टीज लगा सकता है, दंड लगा सकता है। एंड अगर बात करें टाइप ऑफ SLA, जो कि हर बार BTUP थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर में पूछा जाता है कि टाइप ऑफ SLA एंड SLA एक्सप्लेन एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे मैं आपको टाइप ऑफ SLA बता रहा हूँ। टाइप ऑफ SLA 3 टाइप्स: CSLA, SSLA, MSLA। CSLA का पूरा नाम है कस्टमर सर्विस लेयर एंड SSLA का पूरा नाम है सर्विस लेयर एंड MSLA का मल्टी लेवल SLA। एंड मल्टी लेवल SLA की मेन 3 पार्ट है: कॉर्पोरेट लेवल, कस्टमर लेवल, सर्विस लेवल। एंड अगर आप इसे मेरी लैंग्वेज में समझे, सिंपल देसी लैंग्वेज में एकदम फ्रीली माइंड में, तो CSLA वो होता है जिसमें कस्टमर को सेटिस्फाइज करने के लिए एग्रीमेंट क्रिएट किया जाता है। लाइक जैसे मैं कस्टमर हूँ एंड मैंने कहीं शॉप पे गया तो मेरे लिए एक एग्रीमेंट बन के तैयार होगी कि जैसे लिखा हुआ रहता है ना, कभी कभी आपने कहीं पे गए होंगे कि यार मंदिर में जाते होंगे तो घंटी बजाते हो, तो कहीं कहीं लिखा रहता है कि मंदिर में घंटी एक बार से ज़्यादा ना दबाएं। तो वो आपके लिए ही वो एग्रीमेंट लिखा होता है, नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना लग जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे CSLA का मतलब है कस्टमर के लिए लिखा गया रिपोर्ट, कस्टमर सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। एंड SSLA सर्विस के लिए जितने भी ऑल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में लिखी होंगी कि मैं आपको 10 GB सर्विस प्रोवाइड करूँगा, अच्छा दूंगा, परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगी, उसके लिए SSLA का हम यूज़ करते हैं। एंड अगर आप बात करते हैं MSLA स्टैंड फॉर मल्टी लेवल SLA। MSLA इज अ कम्बिनेशन ऑफ CSLA एंड ASLA इज इक्वल टू MSLA, मतलब कि कस्टमर एंड सर्विस दोनों के रिपोर्ट को मिला के हम मल्टी लेवल SLA को क्रिएट करते हैं। आपको समझ में आ हो गया, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक SLA लाइफ साइकिल, मतलब कि हम अपने पूरे सर्विस लेवल एग्रीमेंट को कैसे लिखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे रिट्रीव करते हैं, कैसे पेनल्टीज़ देते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं, कैसे स्टेबल करते हैं, उसके लिए हम SLA को क्रिएट करते हैं, SLA की लाइफ साइकिल को बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइफ साइकिल को इस तरह से लिख दिया है कि सबसे पहले हम अपने डिस्कवर सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो हमें SLA एग्रीमेंट को अगर समझना है तो सबसे पहले हम अपने किसी एक क्लाउड प्रोवाइडर के पास जाएंगे एंड SLA को डिफ़ाइन करेंगे एंड फिर उस SLA को इस्टेब्लिश एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट को जारी करेंगे। एंड जो हमारा
प्रोवाइडर होगा उसे मॉनिटरिंग करेगा, मॉनिटरिंग करने के बाद यहाँ पे सॉरी प्रोवाइडर मॉनिटरिंग नहीं करेगा, यूज़र मॉनिटरिंग करेगा कि जो हमारी क्लाउड है वो सही से काम कर रही है कि नहीं। फिर उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत आती है या फिर कुछ भी और डिबग्स आते हैं तो उसे वहीं पर रोक देगा अपने काम को, एंड फिर पेनल्टीज़ के तौर पे सर्विस प्रोवाइडर को वार्निंग भेजेगा, लाइक जीमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू, कि हम बोलते हैं भाई आपकी वॉशिंग मशीन अच्छी नहीं चल रही है, आप उसको कुछ करो या फिर मुझे दूसरा वॉशिंग मशीन दो। ठीक इसी तरह जो क्लाउड सर्विस में होगा, यूज़र प्रोवाइडर को कुछ मैसेज या कॉल से बोलेगा कि आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे पेनल्टी के हिसाब से आपको कुछ जीबी स्टोरेज बढ़ा के दे दी जाएगी या आपके सर्विसेज को और बढ़ा दिया जाएगा। सो यहाँ तक आपको चैप्टर 3 में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एंड सॉरी मैं क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा, मतलब कि यहाँ पे जितने भी हेडिंग है आपको मैं ये बता दे रहा हूँ, अगर चैप्टर 3 के कोई भी क्वेश्चन आएगा बस इतने के अंदर ही आएगा। पहला तो क्वेश्चन यही होता है कि एसएलए क्या होता है, एसएलए को समझाएं। तो बस सिंपल आपको उसमें बस यही चीज़ें लिख देना है कि एसएलए क्या है, इसके बेनिफिट, टाइप को एक्सप्लेन कर देना है, एसएलए लाइफ साइकिल। एंड अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में चैप्टर 4 का जो वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट है काफ़ी लॉन्ग चैप्टर नहीं, बट मैं से आपको सिंपल अपनी देसी लैंग्वेज में अक्खा कक्खा पूरा मैं ख़त्म करने का मैंने वादा किया है। तो मैं आपको भाई वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगा और इस तरह बताऊंगा ना, एकदम मक्खन मलाई की तरह। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। तो भाई जैसे आप ये समझ लो कि आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक। आप उस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हो, मान लीजिए आप विंडोज़ चला रहे हो। अब उसी कंप्यूटर में आपको एप्पल वाली भी फीलिंग लेनी है, एंड आपको लिनक्स वाली भी फीलिंग लेनी है, एंड आपको अदर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की फीलिंग लेनी है। तो एक ही फिजिकल डिवाइस में मल्टीपल ओएस को चलाना वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है। मतलब एक ही चीज़ को यूज़ अलग अलग तरीके से करना वर्चुअलाइजेशन, ये हमारे सिस्टम में एक एल्यूजन को तैयार करता है। ठीक उसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग में भी वर्चुअलाइजेशन का यही कॉन्सेप्ट होता है कि मल्टीपल चीज़ों को एक विजुलाइज वे में उसके लिए एक जगह बनाना, नेटवर्क के थ्रू जगह बनाना वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है। एंड वर्चुअलाइजेशन को क्रिएट करने के लिए हम हाइपरवाइजर का यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि वर्चुअलाइजेशन को समझाएं एंड हाउ टू क्रिएटिंग वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट है, किससे बनता है वर्चुअलाइजेशन। तो हम सीधा बताएंगे कि वर्चुअलाइजेशन को हाइपरवाइजर से क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखा हुआ है अपने लैंग्वेज में। वन सिस्टम मेनी ओएस, बिल्कुल दिस इज़ अ एल्यूजन एंड लोड योर मेन मेमोरी। अगर मतलब जैसे एक ही कंप्यूटर में हमने 3 से 4 ओएस को बना लिया, वर्चुअली बना लिया, बट इसका जो मेन लोड होगा हमारे मेन मेमोरी पे आएगा। बट चीज़ें अलग अलग होंगी, कोलिजन नहीं होगा, यूज़र भ्रम में नहीं जाएगा। एंड रिड्यूस हार्डवेयर, बिल्कुल हार्डवेयर रिड्यूस होते ही हैं भाई। अगर मुझे मैकबुक का चीज़ विंडोज़ में चलानी है तो सिंपल सी चीज़ है, मैकबुक लेना पड़ेगा, और अगर हमें मैकबुक नहीं लेना है तो हम वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे जो कि हाइपरवाइजर से होगा। एंड फास्ट मूव अदर सिस्टम, बिल्कुल हम मूव कर सकते हैं जल्दी जल्दी मैक से ओएस से विंडोज़, इस तरह। एंड यहाँ पे मैंने हाइपरवाइज़र का यूज़ भी लिख दिया। हाइपरवाइज़र को के जो टाइप होते हैं वो दो होते हैं, एक बेन मतलब सिंगल हाइपरवाइज़र एंड होस्टेड। ये दो टाइप इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे मैंने बना दिया एक ही सिस्टम पर ओएस मैक विंडोज़ चला सकते हैं। एंड ये जो डायग्राम है इससे आप समझ लीजिए, यहाँ पे सबसे नीचे फिजिकल डिवाइस मतलब हमारा हार्डवेयर डिवाइस है, एंड ये जो है हाइपरवाइजर बीच में है, एंड ऊपर ओएस मैक विंडोज़। ओएस मैक विंडोज़ हाइपरवाइजर से हमने 3 वर्चुअलाइजेशन को क्रिएट किया, वर्चुअल फॉर्म को क्रिएट किया जिसमें ओएस मैक एंड विंडोज़ को रखा। एंड अगर वर्चुअलाइजेशन की एडवांटेज की बात करें तो कॉस्ट सेविंग होती है, सिंपल होता है, हार्डवेयर रिड्यूस करता है, एंड फास्ट होता है, बैकअप ईजी होता है। एंड अगर टाइप की बात करें तो भाई यहाँ पे नाम समझ के आपको टाइप समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने बोला है कि मैं इस वीडियो में आपको थ्योरी नहीं बल्कि अपनी अंदर की कहानी सुना रहा हूँ भाई, मनगढ़ंत कहानियाँ बस बकता चला जा रहा हूँ। जो बंदा इंटरेस्टेड होगा वो चीज़ों को हाइड कर रहा होगा, मतलब ऑब्जर्व कर रहा होगा। ठीक आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे टाइप
की मैं बात कर रहा हूँ, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर का इल्यूजन क्रिएट करना, ओएस वर्चुअलाइजेशन, सर्वर वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 एंड हो गया है। तो चैप्टर 4 में केवल इतने ही टॉपिक आप पढ़ के जाओ ना भाई, लिख के दे रहा हूँ, कोई आपको छू भी नहीं सकता। ये चैप्टर 3 था, सॉरी मैंने चैप्टर 4 बोल दिया। चैप्टर 3 में बस आपके इतने ही आते हैं। नहीं भाई, चैप्टर 3 भी एंड हो गया, चैप्टर 4 भी एंड हो गया। सो चैप्टर 4 थोड़ा सा छोटा था, बट मैंने सारे मेन टॉपिक को इंक्लूड किया है। सो यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, सिंपल टर्म्स में मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5 क्लाउड सिक्योरिटी। सिंपल्स मेरी लैंग्वेज में समझो, क्लाउड सिक्योरिटी क्या होती है। तो क्लाउड को सिक्योर करने का मेथड, भाई साहब क्लाउड सिक्योरिटी बस BTUP को बस आपको हेडिंग बताना है भाई साहब। जितनी भी हेडिंग हो जाएगी, आप हेडिंग पे हेडिंग हेडिंग पे हेडिंग डालते जाओ, अंदर के कंटेंट में थोड़ा सा कीवर्ड वाली चीज़ों को इंक्लूड करो। तो हम क्लाउड कम सिक्योरिटी की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सिक्योर योर क्लाउड नाउ एज क्लाउड सिक्योरिटी लाइक ए साइबर अटैक, अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डाटा ब्रांचेस। इन सभी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए क्लाउड सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है। एंड अगर मेन कंपोनेंट की बात करें क्लाउड सिक्योरिटी में, तो जो यहाँ पे मेन कंपोनेंट है नेटवर्क सिक्योरिटी। बिल्कुल, नेटवर्क सिक्योरिटी को हमें बचाने के लिए एंड स्थित करने के लिए हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं। फायरवॉल एक दीवार की तरह होता है, अगर इसे सिंपल टर्म्स में समझे तो। जैसे मैं आपको मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे एक फायरवॉल लगा रहता है जो चेक करता है कि भाई ये मैसेज अच्छा है कि ख़राब है। वो वहाँ पे चेक करेगा, अगर मैसेज आपके पास आने के लिए सही है तो ही आपके पास भेजा जाएगा। एंड अगर कुछ गलत चीज़ें हैं तो उसे इनक्रिप्शन फॉर्म में भेज दिया जाएगा। एंड अगर इनक्रिप्शन की बात करें तो जैसे कि अगर अब आप लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि HTML CSS में वेबसाइट जो हम क्रिएट करते हैं एंड अपने डाटा को सेव करते हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। और जब हम HTTPS का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है वो सिक्योर वे में डाटा को किसी दूसरे पर्सन के पास भेजता है। वहाँ पे लिंक पे आपके डेटा को नहीं दिखाता, इनक्रिप्शन वे में दिखा देता है। तो वो ही हमारा इनक्रिप्शन होता है। एंड VPN जो होता है, VPN का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना हो। मतलब मैं देख रहा हूँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और मान लीजिए मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ मध्य प्रदेश से, तो भाई साहब मैंने रेंडमली बोला मध्य प्रदेश से, वैसे मैं मध्य प्रदेश का नहीं हूँ। आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो मैं कहाँ का हूँ। तो मैंने बनाया इस वीडियो को मध्य प्रदेश से समझ लीजिए। एंड अगर मुझे इसको अब डालना है, यूट्यूब पे पोस्ट करना है, तो मैं इस वीडियो के लोकेशन में लिख दूँगा कि अ, उत्तर प्रदेश। तो ये जो VPN होता है वो भी यही काम करता है। यहाँ पे मैं खुद से लिखूँगा, बट VPN ये होगा जो हमारी आइडेंटिटी को छुपा लेगा। सो यहाँ से हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट आते हैं। एंड डाटा सिक्योरिटी, बिल्कुल बैकअप हमेशा रखना चाहिए हमें अपने डाटा का। एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जो एक्सेस मैनेजमेंट होता है, जो क्लाउड कंप्यूट होता है, उसमें कोई भी यूज़र आसानी से हमारे डाटा को देख सकता है, बट जब तक हम उसे अपनी OTP एंड पासवर्ड शेयर ना करें तब तक। एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स कोडिंग कर सकते हैं, लाइक मोस्ट डिमांडेबल कोडिंग पाइथन सिक्योरफुल है। एंड जावा जो कि बहुत डिमांडिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। एंड अगर हम थर्ड की बात करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है चैलेंजेस। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के चैलेंजेस की बात करें तो इसमें डाटा हैक होने का खतरा होता है, डॉस अटैक। अब डाटा हैकिंग तो आपको पता ही होगा कि कोई भी यूज़र आपके डाटा को चुरा लेगा भाई, तो हैक हो जाओगे बस। एंड यहाँ पे डॉस अटैक आपको नहीं पता होगा, मैं बताने वाला हूँ, जस्ट 2 मिनट्स। एंड ऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस जैसा कि मैंने बताया कि आपका ID एंड पासवर्ड लिए बिना कोई आपके डेटा को अगर एक्सेस कर रहा है तो वो अनऑथराइज्ड एक्सेस होगा। ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डॉस अटैक की। तो डॉस अटैक क्या होता है, इसे डेनियल सर्विसेज भी कुछ ऐसे बोलते हैं, बट सॉरी यहाँ पे मुझे याद नहीं है। मैं इसके लिए बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ भाई,
तब भी मुझे इसका मतलब पता है, मैं आपको बता रहा हूँ। डॉस अटैक वेब पर ट्रैफिक, मतलब कि जब हम कभी, आपको पता होगा कि आपने कभी कभी BTUP, भाई BTUP की वेबसाइट की बात करते हैं कि हम BTUP की वेबसाइट को आपने ऑन किया, ठीक। अब वहाँ पे कुछ यूज़र्स ऐसे हैं जो एक ही चीज़ को बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ रही है आपकी वेबसाइट पे, एंड वेबसाइट रुक जाती है। 405 एरर आ जाता है। आता है कि नहीं, सभी लोग बोलो। आता है, ठीक, आता है। तो वहाँ पे जो यूज़र है, ये कॉन्सेप्ट भी वहीं से निकल के आया है, बट ये एक तरफ हैकिंग की तरफ मूव करता है। यहाँ पे जो है मल्टीपल यूज़र एक ही टाइम पे किसी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला रहे हैं, उसे यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा डॉस अटैक नहीं होगा, बट कॉन्सेप्ट वहीं से आ रहा है। अब हम डॉस अटैक आपको बताते हैं। डॉस अटैक वो अटैक होता है जो किसी वेबसाइट पर बार बार किसी बूट प्रूफ अटैक को दिया जाता है, मतलब एक ही यूज़र एक समय पे 1000 बार एक ही चीज़ को बार बार क्लिक करे, बार बार ड्रैग करे, आपकी वेबसाइट को विजिट करे, आपकी वेबसाइट को ठप करे, रोक दे, वो हमारा डॉस अटैक होगा, बट एक यूज़र। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम अपने 5वें चैप्टर को भी एंड कर दिया। सो भाई ये याद रखो, मैं जितने भी चैप्टर आपको बता रहा हूँ एक्यूरेट चीज़ों को बता रहा हूँ, एंड लिख के ले लो। अगर आपने वीडियो को फुल्ली वॉच कर लिया और 2 से 3 बार अगर आप वीडियो को वॉच करते हो तो 100% लिख के ले लो, 30+ नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। और अगर वो बंदा है जो इस वीडियो को 4 से 5 बार देखता है, मैं यार मैं क्या ही बोलूँ, मैं अपना नंबर दूंगा भाई, आप मुझे कॉल करके बताना कि आपका जो मैंने जो पढ़ाया उसमें से कितने क्वेश्चन मिले। मैं ये भी आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें से आपको 10 के 10 क्वेश्चन आपको BTUP में मिले दिखाई देंगे। इसकी गारंटी शिवांग पंडित का है, आप देख लीजिएगा। एंड अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे चैप्टर 5 के बस इतने टॉपिक आने वाले हैं भाई। देखो सिंपल, वो क्वेश्चन क्या करेगा आपके एग्जाम में BTUP 6 सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कि क्लाउड सिक्योरिटी क्या होती है, क्लाउड सिक्योरिटी को एक्सप्लेन करो। तो 4 बातें मेरी याद करके रख लो। कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको बोलना है क्लाउड सिक्योरिटी क्या होती है, क्लाउड सिक्योरिटी के मेन कंपोनेंट, क्लाउड चैलेंज, एंड फिर ये तीनों लिखने के बाद आप थोड़ी सी मेरा वाला दिमाग लगाना, एडवांटेज लिख देना क्लाउड के। इससे मतलब नहीं आप सिक्योरिटी के लिख रहे हो किसके, बस आप लिखना क्लाउड के एडवांटेज, क्लाउड के डिसएडवांटेज, क्लाउड की एम, क्लाउड इम्पोर्टेंस। भाई अगर आप 4 यहाँ पे आपने हेडिंग दी है, अब चारों हेडिंग में आप कुछ न कुछ तो भाई अब 10 से 5 लाइन तो लिखोगे ना। तो ठीक, 4 हेडिंग इधर हो गई और 3 हेडिंग इधर। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मेरे माइंड से आप खेलना चाहोगे ना, अरे BTUP क्या है, आप UPSC लेवल क्रैक करने के बंदे हो भाई साहब। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ चैप्टर 6 की तरफ। चैप्टर 6 का ये जो मैंने PDF क्रिएट किया है, थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बट आई विल मैनेज एंड यू विल मैनेज। सो आई एम स्टार्ट क्लाउड स्टोरेज चैप्टर 6 क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया STAAS। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले से ही लिख दिया है, जो आपको दिक्कत ना हो भाई। कुछ मैंने 2-3 वीडियो मैंने बनाया था, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि आप फुल फॉर्म तो बताते हो बट उसको लिख भी दिया करो, जिससे हम लोग पहले देख के श्योर रहें कि भाई सही बता रहे हो। तो मैं अपनी तरफ से सही बताने वाला हूँ। लास्ट में मैं आपको अपने बारे में एक चीज़ बताने वाला हूँ। सो STAAS का पूरा नाम स्टोरेज एज ए सर्विस होता है। एंड योर डाटा स्टोर इन गुड लाइक इमेज, वीडियो ETC एक्सेस एनीवेयर। बिल्कुल, जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर करेंगे वो हमारा स्टोरेज एज ए सर्विस होगा। सिंपल सी मेरी भाषा में समझो ना भाई, क्यों ज़्यादा किताबी कीड़ा बनना चाह रहे हो। स्टोरेज एज ए सर्विस वो होता है, आप एग्ज़ाम में बस यही लिख के आना ना, स्टोरेज एज ए सर्विस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फाइल्स, वीडियोस, इमेज। ये तो इंग्लिश वालों के लिए हो गया भाई, हिंदी वालों के लिए भी मैं बैठा हूँ, मैं UP बोर्ड का ही हूँ। तो स्टोरेज एज ए सर्विस का यूज़ हम अपने डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, जिसमें हम मल्टीपल डाटा को अपने स्टोर कर सकते हैं, लाइक अ पिक्चर, इमेज, वीडियो, एंड इसे हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर हम इसके वर्क की बात करें, एक एग्जांपल की बात करें कि हम स्टोरेज एज ए सर्विस में अपने एग्जांपल को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे बताएंगे कि कैसे इसमें काम किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक कॉल आउट को चूज़ करेंगे, लाइक गूगल ड्राइव, एंड उस पर अपने डाटा को अपलोड करेंगे। एंड फिर हम चेक करेंगे कि हमारा डाटा सही है कि नहीं। फिर उस डाटा को हम अपलोड कर देंगे, गूगल चेक करेगा कि डाटा सही है कि नहीं, तो वो हमारे क्लाउड पे जाके स्टोर कर देगा। क्लाउड पे स्टोर करने के बाद हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं।
एंड अगर इस एग्जांपल समझो तो मैंने पहले गूगल ड्राइव पे ही काम शुरू किया था, एंड अब बोल सकते हो जीमेल, क्योंकि गूगल ड्राइव हमारे जीमेल से अटैच है, एंड अगर हम अपने जीमेल को किसी दूसरे मोबाइल में एक्सेस करते हैं तो वो ऑल डाटा उस दूसरे के मोबाइल में चला जाएगा। सो यही एक कॉन्सेप्ट है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग का। एंड अब हम क्लाउड स्टोरेज की अगर बात करते हैं, एडवांटेज क्लाउड स्टोरेज की, तो सिंपल होता है, फास्ट होता है, इजी एक्सेस होता है, एनीवेयर एक्सेस। आप लोग को भाई एक बात तो धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि क्लाउड कंप्यूटिंग में एडवांटेज और डिसएडवांटेज कितने इम्पोर्टेंट है, और कुछ मतलब कीवर्ड इतने मिल रहे हैं कि आप एक का बस एडवांटेज डिसएडवांटेज याद करोगे ना भाई, मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं टाइप स्टोरेज एज ए सर्विस की, तो इसमें 3 तरह के होते हैं। पहला ब्लॉक लेवल, फाइल स्टोरेज, ऑब्जेक्ट लेवल। तो किताबी कीड़ा नहीं बनना है, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, बस आपको लिख के आना एग्ज़ाम में कि ब्लॉक लेवल स्टोरेज एज सर्विस वो होते हैं जिसमें हमारे डाटा ब्लॉक के रूप में होते हैं और हमारे सारे डाटा का एक आईडी होता है। लाइक आपने डाटाबेस पे काम किया होगा एंड उसमें की एंड पेयर की वैल्यू में आप डेटा को जब स्टोर करते हैं, लाइक नेम है शिवांग एंड यहाँ पे जो मेरी आईडी है वो 1 है, ठीक उसी तरह हर डाटा का एक आईडी होगा। एंड फाइल स्टोरेज बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, फाइल आप इमेज स्टोर करते हो, वीडियो स्टोर करते हो, वही हमारा फाइल स्टोरेज है, सिंपल। एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मेटा डेटा स्टोर जब हम करते हैं, मतलब मेटा डेटा वो होता है जिसमें हम डाटा के अंदर डाटा, एग्जाम्पल समझो भाई, क्योंकि मैं एग्जाम्पल शायद मुझे अच्छा लगता है कि मैं अच्छा बताता हूँ, आपको पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं कि मैं एग्जाम्पल अच्छा बता रहा हूँ कि नहीं। तो आप समझिए एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट लेवल का, तो यहाँ पे मेटा डाटा का मतलब ये होता है, जैसे मैंने अपना फेसबुक खोला, ठीक, फेसबुक खोलने के बाद आप अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में गए, सबसे पहले आपने फेसबुक खोला तो आपके पास एक मल्टीपल डाटा का सेट आया, मतलब उसमें वहाँ पे कोई वीडियो दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, किसी की स्टोरी दिखा रही है, तो वो भी हमारा डाटा है ना भाई। अब हो गया फाइल डाटा ये, बट डाटा तो है ना। और ठीक हमने जाके अपनी प्रोफाइल पे टैप किया, टैप कर दिया भाई, अब उसके बाद भी हमारे पास कैटेगरिकल डाटा मल्टीपल आ गया ना कि नेम, एज, टीओबी, ठीक है। अब हमने अपने डीओबी वाले पे क्लिक किया तो वहाँ पे भी कुछ डाटा आ गया। तो मैं सिंपल सी टर्म्स में ये कहना चाहता हूँ कि डेटा के अंदर डेटा को हम मेटा डेटा कहते हैं। शायद आपको ये बहुत ईजी वे में आपको समझ में आया होगा, इसलिए मैंने इतनी थोड़ी सी इसको और डीप लेवल तक लेके जाके मैंने आपको बताया कि डेटा के अंदर डेटा, मेटा डेटा। एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, एंड इसे रिमोट एक्सेस करना काफ़ी, मतलब रिमोट हम इसमें आईडी पासवर्ड का यूज़ करके ही एक्सेस कर सकते हैं स्टोरेज एज ए सर्विस। ये एक तरह से एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज रिमोट जो है। एंड थर्ड डिपेंडेंसी, इंटरनेट डिपेंडेंसी। सो यहाँ पे हमने अपना चैप्टर 6 को भी एंड कर दिया है। आप लोग को सिंपल टर्म्स में मैंने एकदम समझाने की कोशिश की है, एकदम देसी लैंग्वेज में। अगर किसी भी टॉपिक में आपको थोड़ी भी डाउट हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में कमेंट करिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक होगा मैं आपको बता दूँगा, एंड वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। मैं लास्ट टाइम में आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपको थोड़ी-सी मतलब कि डिसपॉइंटेड कर देगी, मैं यार इस बंदे से क्या पढ़ सकता हूँ। यहाँ पे हमने अपना चैप्टर 7 स्टार्ट किया, शेड्यूलिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अब जितने लोगों ने लेटर एंट्री ली है तो शायद उनको भी पता होगा, वो तो ये नहीं बोल सकते कि मैं डायरेक्ट लेटर एंट्री से एडमिशन लिया पॉलिटेक्निक में तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ाया गया। मुझे पता है थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इतना नहीं याद है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है, बट ओएस आपके फोर्थ सेमेस्टर में है शायद, हाँ फोर्थ सेमेस्टर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वहाँ पे आपने शेड्यूलिंग पढ़ी होगी। अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझूँ कि शेड्यूलिंग क्या होती है, तो मल्टीपल लोगों का जो जवाब आएगा कि यार किसी प्रोसेस को एक वेल डिफाइंड फॉर्म में रखना हमारा शेड्यूलिंग होता है। तो भाई सही है, यही होता है शेड्यूलिंग। नो मैटर मेरी लैंग्वेज में समझो, देसी लैंग्वेज में, जो पहले सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को मेरे समझ लिया करो, फिर उसके बाद मैं टेक्निकल आपको बताऊँगा ही। तो जैसे थोड़ा सा मेरा भी दिमाग इधर उधर करता रहता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप समझ लीजिए आपके पास 4 बड़े बड़े संतरे हैं, ठीक है भाई, निगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी। आपके पास 4 बड़े बड़े संतरे हैं, एंड अब मैं आपको बोल रहा हूँ आपके पास
एक जूस निकालने वाला आदमी है। अब मैं उससे बोलूँगा कि भैया मुझे 4 गिलास जूस निकाल के दो संतरे का, तो बोलेगा ठीक है भैया आप दीजिए मुझे। तो वहाँ पे जो मैं रहूँगा उसको एक-एक संतरे दूँगा। मैंने एक संतरा दिया भैया को, उसने जूस निकाला। दूसरा संतरा दिया भैया को, उसने जूस निकाला। एंड तीसरा संतरा दिया भैया भैया को, जूस निकाल दिया। चौथा भी दिया, निकाल दिया। 4 गिलास मेरे जूस हो गए, ठीक। तो यहाँ पे मैंने जो 1, 2, 3, 4 संतरे करके उनको दिए, तो मैंने एक शेड्यूलिंग वे में दिया, वेल डिफाइंड फॉर्म में दिया, एक-एक करके फॉर्म दिया। अब मैं अगर ऐसा कर देता, लीजिए भैया चारों के चारों संतरे को आप एक साथ जूस निकाल दीजिए, भाई ये खराब चीज़ है, हो ही नहीं पाएगा। एक साथ अब 4 संतरे, आप भी अगर मशीन देखे होगे, जो निकालते हैं ना बाज़ार में जूस निकालते हैं, तो 2 संतरे दोगे तो ही वो जूस निकालेगा ना, 4 संतरे को एक साथ नहीं। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, चीज़ों को स्ट्रक्चर वे में, प्रोसीजर वे में, वेल डिफाइंड फॉर्म में आगे बढ़ाना, वर्किंग फ्लो को ईज़ी वे में आगे लेके जाना हमारा शेड्यूलिंग होता है। अब यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल वे में समझते हैं। ऑल प्रोसेस को सही तरीके से मैनेज करना शेड्यूलिंग। जब डिफरेंट यूज़र क्लाउड के सर्विस को एक्सेस करेगा तो वहाँ शेड्यूलिंग का यूज़ किया जाएगा। मतलब अब ये भी समझो कि हम मेरे पास 10 यूज़र्स हैं एंड उन्हें क्लाउड सर्विसेज चाहिए। अब एक ही क्लाउड सर्विसेज के लिए दसों ने अप्लाई कर दिया, तो जिस यूज़र ने सबसे पहले अप्लाई किया होगा उससे सर्विस पहले दी जाएगी, दूसरे वाले को उसके बाद, तीसरे वाले को, मतलब प्रायोरिटी के बेस पे, किसी को स्ट्रक्चर के बेस पे, लेबलिंग के बेस पे। यहाँ पे कभी कभी हम उसे सब्सक्रिप्शन के बेस पे भी बताते हैं। एंड यहाँ पे हम लोड बैलेंस एंड परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं। टास्क शेड्यूलिंग के अगर टाइप की बात, इसमें मतलब मल्टीपल शेड्यूलिंग होती है। पहला टास्क शेड्यूलिंग, नाम से पता चल रहा है टास्क के बेस पे अलग करना, टास्क शेड्यूलिंग। एंड इसके 2 टाइप है, स्टैटिक, डायनेमिक। स्टैटिक वो होगा जिसमें टास्क हमारे पहले से प्री डिफाइन हो गया। प्री डिफाइंड का मतलब क्या हम समझते हैं, तो जिसमें जो हमारा टास्क होगा पहले से लिखा हुआ होगा। लाइक मैंने अपनी मैथ की कॉपी खोली एंड उसमें मेरे पहले से क्वेश्चन लगे हुए हैं, अब कोई उसे छू नहीं सकता, काट देगा तो मैं मम्मी से बता दूंगा। एंड अगर डायनेमिक की बात करूँ तो वहाँ पे बस क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे उस क्वेश्चन खुद लगाना है। कोई पन्ना फाड़ भी दे तो मुझे पता है, मैं क्वेश्चन खुद लगा लूँगा। ठीक उसी तरह स्टैटिक जो होगा उसमें हमारे काम पहले से डिफाइन होंगे, एंड डायनेमिक जो होगा वो काम चलते चलते टाइम में हो जाएगा। मतलब यूज़र को जो रिसोर्स चाहिए वो तुरंत वहाँ पे मिल जाएंगे, इसे हम डायनेमिक कहते हैं। स्टैटिक में जो एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्च, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी बेस्ड। इसमें प्रायोरिटी के बेस पे टास्क को शेड्यूल किया जाता है। एंड जो डायनेमिक है उसमें आर का मतलब है राउंड रोबिन एल्गोरिथम एंड मिन मैक्स एल्गोरिथम। यहाँ आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भाई पढ़ा होगा, मैं इसे नहीं एक्सप्लेन कर सकता। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बोलोगे कि ऑल एल्गोरिथम को एक बार समझा दीजिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा। एंड अगर सेकंड की बात करता हूँ, जॉब शेड्यूलिंग, सीपीयू स्टोरेज मेमोरी जैसे रिसोर्स पर एलोकेट के लिए जॉब शेड्यूलिंग का यूज़ किया जाता है। आई नो आपको समझ में नहीं आया होगा भाई, मुझे भी समझ नहीं आया होगा। आप लोग बोल रहे होंगे पागल है क्या? नहीं भाई मैं पागल नहीं हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। जॉब शेड्यूलिंग इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, बट मेरा तो काम है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल वे में बताना। तो समझो, जो चीज़ों को सीपीयू और स्टोरेज के बेस पे पहले लाना है उसे हम जॉब शेड्यूलिंग कहेंगे। मतलब अगर सीपीयू बोल रहा है कि इस वाले प्रोसेस को पहले लेके जाओ तो यहाँ पे जॉब शेड्यूलिंग ने काम किया। अगर स्टोरेज बोल रहा है कि ये मेमोरी फुल हो गई है तो इसे हटाओ तो यहाँ पे जॉब शेड्यूलिंग ने काम किया। एंड जॉब शेड्यूलिंग के जो टाइप हैं वो मेन 3 हैं। बेस्ट एफर्ट शेड्यूलिंग, इसमें कोई भी प्रायोरिटी की बेस पे नहीं होती, जो आया पहले उसी को दिया जाएगा, प्रायोरिटी वोरिटी नहीं चलती भाई इसमें। एंड QoS बेस्ड शेड्यूलिंग, इसमें कॉस्ट और बैंडविड्थ के बेस पे अपने वर्किंग को पार्टीशन किया जाता है। एंड कॉस्ट बेस्ड शेड्यूलिंग, कॉस्ट के बेस पे यहाँ पे शेड्यूलिंग की जाती है कि मैंने 1000 पैसे लगाए तो भाई इसको 10 GB दे दो, इसको 10 GB प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे अब अगर हम थर्ड की बात करते हैं, वर्क फ्लो। अब मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे यार ये बंदा पागल कर दिया, थ्योरी व्योरी लिखता नहीं, बस बकवास कर रहा है। भाई अगर इस बकवास को भी आप 3 से 4 बार सुन लेते हो ना, लिख के दे रहा हूँ, पास क्या 45+ नंबर आप लेके आओगे। यहाँ पे देखो वर्क फ्लो मैंने क्या लिखा है, बड़ा सा ऊपर टास्क को लिखा है ना, ये यहाँ पे ये देखिए ये बड़ा सा टास्क है ना, एंड उसके नीचे छोटे छोटे टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 क्या है। आई नो अभी समझ में नहीं आया होगा, बता रहा हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहा है भाई। देखो
बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना, वर्क फ्लो शेड्यूलिंग है। बस इतनी सी छोटी टर्म थी, आप परेशान हो रहे हो। यही लिख के आ जाना। अब मैंने इतना बोल दिया, ये नहीं कि आप बस यही लिख के आ जाओ, नहीं भाई, थोड़ा सा बना के लिखो। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आई नो बहुत से लोग सीबीएसई बोर्ड की भी होंगे, बट यहाँ पे मैं सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड के बच्चों को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो सभी की माइंड एक ही तरह की होती है। हाँ, कुछ लोग इंग्लिश में वीक होते हैं तो कुछ लोग हिंदी में फास्ट होते हैं, कुछ लोग हिंदी में फास्ट होते हैं तो कुछ लोग इंग्लिश में वीक होते हैं। सो डिप्लोमा में आने के बाद सब कुछ मैनेज हो ही जाता है। एंड यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ टास्क को सिंगल एंड मल्टीपल टास्क में डिवाइड करना हमारा वर्क फ्लो शेड्यूलिंग होती है। एंड यहाँ पे इसके दो टाइप होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, स्टैटिक शेड्यूलिंग एंड डायनेमिक शेड्यूलिंग में डिफरेंस बताइए। तो मैं लिख के दे सकता हूँ, ये क्वेश्चन 100% आएगा, आप जाके मिला लेना, फिर यहाँ पे आके कमेंट करना, मिला के ही यहाँ पे आके कमेंट करना भाई। आप, मैं इस वीडियो को आपको सही से बता दूँ तो मैं इसे अभी 1 मार्च को शूट कर रहा हूँ। अब मैं इसे अपलोड पता नहीं कब करूँगा, बट इतना समझ लो यार, एफर्ट तो मैंने काफ़ी लगाया है इसको बनाने में। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक शेड्यूलिंग एंड डायनेमिक शेड्यूलिंग। स्टैटिक शेड्यूलिंग एग्जीक्यूशन के बाद, मतलब एग्जीक्यूशन के पहले यहाँ पे हम काम को दे देते हैं, जो डायनेमिक में एग्जीक्यूशन के बाद। एंड जो स्टैटिक है इसमें एलोकेशन पहले से कर दिया जाता है, इसमें एलोकेशन बाद में किया जाता है। एंड इसमें रिसोर्सेज फिक्स होते हैं, इसमें नो फिक्स रिसोर्स, मतलब कंटेंट फिक्स नहीं होते। डायनेमिक टाइम पे हमें कंटेंट मिल जाते हैं। एंड फोर्थ, फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है इसमें, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है। एंड अगर इसमें बात करें तो इसमें सिंपल शेड्यूलिंग होती है एंड इसमें कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग होती है। भाई सही बात है, जहाँ पे चीज़ें पहले से दी गई होंगी वो तो सरल होगा, बट जहाँ पे चीज़ें पहले से नहीं दी होगी वो तो भाई कठिन होगा ही। एंड जो हमारे स्टैटिक का यूज़ किया जाता है स्मॉल सिस्टम के लिए, बट जो हमारी डायनेमिक का यूज़ किया जाएगा लार्ज सिस्टम के लिए, हम डायनेमिक शेड्यूलिंग का यूज़ करेंगे। एंड लोड बैलेंसिंग फिक्स इसमें होता है, मतलब जब चीज़ें फिक्स हैं तो लोड बैलेंसिंग फिक्स है। अब लोड बैलेंसिंग आपको समझ में नहीं आ रही होगी क्या है, तो लोड बैलेंसिंग में बता देता हूँ कि जहाँ पे हम अपने डाटा को एक फिक्स्ड वे में रखते हैं, जहाँ पे कोई भी डाटा का ये नहीं होता कि मतलब पहले वो डाटा चला जाएगा, पहले वो डाटा चला जाएगा। जहाँ पे हम अपने डाटा को स्थित रखते हैं कि सब एक वे में जाएंगे, स्ट्रक्चर वे में जाएंगे, वो हमारा लोड बैलेंसिंग होगा। एंड यहाँ पे लोड बैलेंसिंग नो फिक्स होती है। एंड जो फर्स्ट वाला है स्टैटिक, इसमें परफॉर्मेंस फिक्स होगी, मतलब यूज़र जो होगा परफॉर्मेंस पहले से, जब आपको पता है, आपने पहले ही मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा तो आपको पता है आपके नंबर कितने आएंगे। एंड जो दूसरा बंदा है जिसको नहीं पता कि उसके नंबर कितने आएंगे, उसने आपके सामने क्वेश्चन को किया है, तो भाई वो डाउट में तो हमेशा रहेगा ही यार, मेरी परफॉर्मेंस कैसी होगी, क्या पता हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने मेज़र किया है परफॉर्मेंस लोड बैलेंसिंग के ऊपर डिपेंड करेगी डायनेमिक में। एंड जो स्टैटिक होगा उसमें जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्च का एल्गोरिथम का यूज़ किया जाएगा शेड्यूलिंग। एंड इसमें राउंड रोबिन एल्गोरिथम एंड शेड्यूलिंग का यूज़ किया जाएगा। सो यहाँ पे मैंने पूरी क्लाउड कंप्यूटिंग को एंड कर दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। एंड मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन BTE UP 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। सो थैंक्स यार, एफर्ट काफ़ी लगा है। बाकी आप लोग को अगर ये वीडियो काफ़ी समझ में आई होगी तो आपने प्लीज़ इसे सपोर्ट करना। बाकी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।